Hello friends, welcome to A1IS online platform. My name is Pranav Singh and today we will discuss one of the important topic in Module 1. Polity and Governance में जो टॉपिक आज हमें पढ़ना है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि आपने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब देख रहे होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्शंस में इलेक्टोरल रिफॉर्म। 2024 is known as the सुपर इलेक्शन ईयर। क्यों बोला जाता है सुपर इलेक्शन ईयर? क्योंकि भारत में तो इलेक्शन हुआ ही, जनरल इलेक्शंस हुए एंड द एनडीए 3 केम इनटू द पावर। साथ में ऐसे भी ग्लोबल कंट्रीज हैं जहां पे इलेक्शंस हुए, अराउंड 72 कंट्रीज जहां पे इलेक्शंस हुए। तो फॉर दैट रीजन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, इलेक्शंस हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा तो दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक फॉर बीपीएससी। बीपीएससी मेंस में इस पे सवाल आने के प्रोबेबिलिटी चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि 2025 में बिहार में भी इलेक्शंस है। तो बिहार स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्शंस, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, सब पे सवाल बनना चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसलिए हमने आज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे डिस्कशन करेंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्टोरल रिफॉर्म, व्हाई द नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्टोरल कमिटी के बारे में, जजमेंट के बारे में। ये एक तरीके से 360 डिग्री अप्रोच रहेगा अंडरस्टैंड द ऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ओके, अब अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आपने प्रियमल में भी पढ़ा होगा, इंडिया इज सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जहां को अगर आप डेमोक्रेटिक सब समझेंगे या डेमोक्रेसी समझेंगे, इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, रियल डेमोक्रेटिक। इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में बोला जाता है द रियल वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक कल्चर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज एन इफेक्टिव अप्रोच। क्योंकि अगर आप इलेक्शंस ही नहीं कराते हैं तो आप फिर डेमोक्रेसी कैसे अपने आप को बोलते हैं? कंट्रीज ऐसे जहां जहां सीडो डेमोक्रेसी बोला जाता है, तो डेमोक्रेसी यहाँ पे इलेक्शन सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए होता है, लेकिन भारत में इलेक्शंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू स्ट्रेंथन एंड इफेक्टिव अप्रोच मेक योर डेमोक्रेसी मोर पावरफुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वहां पे हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात की गई और उसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन को ध्यान में रखते टाइम टू टाइम देयर ऑलवेज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कैसे हम और अपने इलेक्शंस को स्ट्रांग बनाए, फ्री एंड फेयर हो, देयर इज नो एनी मैनिपुलेशन, देयर इज नो रिग्ड। बूथ कैप्चरिंग की कहानी सुन, यूज ऑफ मसल पावर, मनी पावर, क्रिमिनलाइजेशन, ये सब फैक्टर्स है जिसके कारण समय समय पर रिफॉर्म्स आते रहते हैं। तो फॉर दैट रीजन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रियम्बल देखे होंगे, आपने प्रियम्बल पढ़ा है, प्रियम्बल में जस्टिस की बात की गई। जब जस्टिस की बात की गई है तो देयर आर 3 जस्टिस की बात की गई। पहला सोशल, इकोनॉमिक एंड थर्ड वन इज द पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस की हम बात तभी कर सकते हैं जब हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड इफेक्टिव अप्रोच टू स्ट्रेंथन योर डेमोक्रेसी, आवर डेमोक्रेसी। तो फ्री एंड फेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन समय के साथ देखिएगा इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ इंडिया देयर इज अनप्रेसिडेंटेड, मतलब भारत का पॉलिटिकल कल्चर है, वहां पे कुछ अनप्रेसिडेंटेड वेव्स दिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ जैसे कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो मैनिपुलेशंस किया जाता है इलेक्शंस को, और वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं, डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा डेंजर बन सकता है। वो कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट 20 ईयर्स में आपने देखा होगा, लास्ट 2 डिकेड्स में देख रहे होंगे, दिस वेव्स प्ले वाइटल रोल टू चेंज द इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की इंटीग्रिटी पे जो क्वेश्चन उठाता है, दिस ऑल आर comes under the this unprecedented waves in the political culture of, जैसे पॉपुलिज्म की हम बात कर रहे हैं,
जिंगोइज्म की बात कर रहे हैं, सेक्टर बात कर रहे हैं, एंड पॉलिटिक्स। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हो जाते हैं। अंडरस्टैंड द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी को एक से ब्लॉक कर रहे हैं। तो जब भी आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे सवाल लिखें, इलेक्शंस पे सवाल लिखें, पॉलिटिकल कल्चर पे सवाल लिखें, आप ये सब वर्ड यूज करें और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम एक एक वर्ड समझेंगे ये क्या होता है। पॉपुलिज्म, जिंगोइज्म, सेक्टरिज्म एंड कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स। पहला, पॉपुलिज्म किसे कहते हैं? पॉपुलिज्म के बारे में अगर समझना है तो एक पॉइंट समझिए, प्रीवियस। ये बहुत न्यूज में, इस टॉपिक को हम एक अलग से पढ़ेंगे क्योंकि दिल्ली लेजिस्लेटिव इलेक्शंस है वहां पे, और ये फ्रीविज कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आता है। उसको लेकर प्राइम मिनिस्टर ने भी एक इंपॉर्टेंट शब्द यूज किया था, द रेवरी कल्चर। ये एक अलग टॉपिक है, हो सकता है देयर चांसेस रिगार्डिंग फ्रीविज पे एक सवाल शॉर्ट नोट में हो या लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीविज, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेलफेयर। वेलफेयर जो स्कीम्स होते हैं उससे अलग क्या होता है, इसके क्या फेवर्स में क्या है, इसके अगेंस्ट में क्या क्या थॉट्स हैं। इसमें भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक जो इसको बोलता है कि अच्छा है, एक बोलता है कि ये नहीं गलत है। वो समझेंगे इसका सिग्निफिकेंस और कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन हाउ टू मेक दिस फ्रीविज, उसको एक तरीके से बाहर किया जाए जिससे हमारा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन अच्छे से हो। जब हम पॉपुलिज्म की बात करते हैं, दिस इज एन आइडिया ऑफ इनहांस कॉमन पीपल। जैसे एक देखते हो पॉलिटिकल जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस कैंपेन में बहुत जगह पे शब्द यूज किया जाता है कि ये जो सरकार है ये सूट बूट सरकार है। कहने का मतलब दे वांट टू पॉइंट आउट कि हम जो सरकार बनाएंगे वो कॉमन पीपल के लिए बनाएंगे, ना कि एलिट क्लास के लिए बनाएंगे। ये पॉपुलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू आइडेंटिफाई द कल्चर, द वेव, मैनिपुलेट योर वोट। तो हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन, डिस्ट्रॉय द ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी। तो पॉपुलिज्म एक तरीके से हो गया कि ये सूट की सरकार है, ये सरकार गरीबों को एक तरीके से दबाती है। ट्राई टू इनहांस, टू ट्राई टू विच इम्प्रूव, empower द कॉमन पीपल अगेंस्ट द विल ऑफ एलिट क्लास। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आज के डेट में पॉलिटिकल इलेक्शंस कैंपेन जब भी चलते हैं तो ये शब्द। नेक्स्ट, जिंगोइज्म। जिंगोइज्म का मतलब हुआ एग्रेसिव नेशनलिज्म। एग्रेसिव नेशनलिज्म। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे इलेक्शंस में यूज किए जाते हैं टू मैनिपुलेट वोटर्स, टू मैनिपुलेट द इलेक्शंस। फॉर दैट रीजन ऑल्सो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वांट टू चेंज कि ये सब चीज ना यूज हो इन द इलेक्शंस। अब जिंगोइज्म का एग्जांपल समझते हैं। इन 2019 एक पुलवामा अटैक हुआ था भारत में, इलेक्शन से कुछ महीनों पहले। तो जो समय की पॉलिटिकल पार्टीज थी, दे ट्राई टू गेट वोट्स सिंपैथी के ऊपर कि जो शहीदों को, जो शहीद हुए थे लोग, उनके ऊपर वोट मांगा जा रहा था कि जो आपका पहला वोट शहीदों के नाम होना चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ कल्चर ऑल्सो हैम्पर्स एंड ट्रांसपेरेंसी एज वेल इंटीग्रिटी ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वेव चला हुआ है फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स या 2 डिकेड्स में। आप देखे होंगे जिंगोइज्म को लेकर बात किया जाता है और ये वेस्टर्न कल्चर में बहुत यूज किया जाता है। अभी जो आप यूएसए में ट्रम्प की सरकार देख रहे होंगे, दे वांट टू यूज दिस जिंगोइज्म, एग्रेसिव नेशनलिज्म। हिटलर के बारे में आपने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में, वो भी यूज करते थे टू इन्फ्लुएंस द सिटीजन। तो पर्टिकुलर ये यूज किया जाता अब इलेक्शंस में भी। दूसरा एग्जांपल से भी समझिए, अब हमेशा देखे होंगे मीडिया में एक बाइट चलते रहता है लोगों का, सिटीजन्स का, कि 300, 400, 500, 3,000 रुपये का भी सिलेंडर हो जाएगा तब भी हम इस गवर्नमेंट को ही वोट देंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट
पाकिस्तान को ख़त्म कर देगी, चाइना को ख़त्म कर देगी, ये रिलीजन को तबाह कर देगी। तो दिस टाइप ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी, नॉट गुड फॉर द गवर्नेंस, और इसका गलत फायदा बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज उठाते हैं। तो इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया हो, सुप्रीम कोर्ट हो, दे वांट टू चेंज द पॉलिटिकल कल्चर, चेंज दिस वेव्स एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वहां पे हो। नाउ मूव टू नेक्स्ट, सेक्टरिज्म। ये भी हमने पढ़ा था कि एक अनप्रेसिडेंटेड वेव्स की जब बात कर रही थी तो पॉपुलिज्म के बारे में बात किया, जिंगोइज्म के बारे में, एंड सेक्टरिज्म। इसका मतलब हुआ दे ट्राई टू enhance some important sect groups और रिलीजियन। जैसे आपने देखा होगा अभी पॉलिटिकल कैंपेन में एक स्लोगन चला था, पटोगे तो कटोगे, या रोहिंग्या को लेकर झारखंड में, बांग्लादेशी को लेकर झारखंड में पर्टिकुलर दे वांट टू ट्राई टू टारगेट सम पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर ग्रुप। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर हो गया जो रिफॉर्म्स, इसके थ्रू रिफॉर्म्स होना चाहते हैं कि दे ट्राई टू नॉट इन्हांस, या इस चीज़ को एक तरीके से यूज़ ना किया जाए हमारे इलेक्शंस कैंपेन में या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर वेयर वी नीड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट मूव, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्टोरल रिफॉर्म्स? हम इतने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्टोरल रिफॉर्म्स? बेसिकली electoral reforms is a reforms or improvement to enhance and to make strong transparency, integrity in the free and fair elections। तो हम ऐसे रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, ऐसे चेंजेस करना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट्स लाने चाहते हैं जिससे इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में हो। एंड इट इज एन इफेक्टिव अप्रोच, एज एन इफेक्टिव अप्रोच टू स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेसी, जिसको लेकर बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए गए हैं। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मतलब होता है। व्हाट इज द नीड? तब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हमें जरूरत क्यों है? तो जरूरत के लिए कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसके लिए हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में करना ही होगा। नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जैसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना है। जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब ये हो गया इनफिल्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स, और वैसे लोग जो पॉलिटिक्स में इंटर कर चुके हैं एंड दे बिकेम द मेंबर ऑफ सर्टेन हाउस, जिसके कारण जो अकाउंटेबिलिटी होता है, जो ट्रांसपेरेंसी होता है गवर्नेंस का, मे बी हैम्पर। इट इज़ वेरी डेंजर फॉर द डेमोक्रेसी। हमने इस चीज़ पे कोई ज़्यादा सुधार नहीं लेकर आए, लेकिन इसके लेकर हमेशा चर्चा में रहता है कि हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। अब जहाँ पे क्रिमिनल्स ही बैठेंगे वो गवर्नेंस की बात कैसे करेंगे? क्योंकि पुराने एडीआर के रिपोर्ट देखिएगा, एक एडीआर एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जो बात करती है वो हमेशा समय समय के साथ रिपोर्ट्स लाती है। 2024 के उनके रिपोर्ट में उन्होंने बताया, इन 2024 उन्होंने बताया कि 46% और 251 members out of 543 having heinous crime records, जिनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर रेप चार्जेस लगे हुए। तो ये लोग जब बैठेंगे हमारे डेमोक्रेसी
गवर्नेंस में एक, तो वहां से हम कैसे सोच सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी की बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और समय के साथ ये घटा नहीं है, समय के साथ ये बढ़ा है। क्योंकि अगर आप 2019 की बात करें, इसी रिपोर्ट के हिसाब से वहां पे 41% थे, ये अराउंड कुछ 240 मेंबर्स थे। तो ये बढ़ रहा है, ना कि घट रहा है। तो इट मीन्स दैट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स आर द इम्पॉर्टेंट वन वेयर वी नीड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो सरकार यहाँ पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस लेकर आई, सरकार यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉज लेकर आई, बिल्स लेकर आई, सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है, जिसका एग्जांपल है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2013। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन वेयर वी टॉक अबाउट द नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। नाउ मूव टू द सेकेंड वन, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग इन इलेक्शन, फाइनेंसिंग इन इलेक्शंस, इसको समझिए। आपको पता है मनी पावर, मनी पावर प्ले द गेम चेंजर इन द पॉलिटिक्स और इलेक्शंस। जिनके पास पैसा रहता है बहुत अच्छे आसानी से वो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी को लेकर सवाल उठता है कि ये लोग कैसे पहुंच गए, क्योंकि इनके पास ना कोई रोड मैप है, ना इनके पास कोई ऐसा वो चीज़ है जो गवर्नेंस के लिए काम करे, सिर्फ इनके पास पैसा, इसलिए पावर में आ गए। तो दिस फाइनेंसिंग इन इलेक्शंस एंड एज वेल एज द मनी पावर प्ले इंपॉर्टेंट रोल वेयर द डिस्कशन अराइजेस रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। अब फाइनेंसिंग इन इलेक्शन क्या क्या है कि पहले मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैव फिक्स्ड द अमाउंट, fix the amount which is spent in the elections process। अब वो उन्होंने फिक्स किया कि तब 25 lakhs फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन आपको ही पता 25 लाख कोई विधायकी के लिए खर्च नहीं किया जाता फॉर द इलेक्शंस प्रोसेस। वहाँ उससे बहुत ट्रिपल टाइम 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। जब आपको बोला गया कि 25 लाख खर्च करना, लेकिन आप कर रहे हैं 3 करोड़, इट मीन्स दैट इट लीड्स टू द करप्शन, और वो करप्शन आगे बढ़कर हो जाएगा द डिपोजिशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लैक मनी। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पे हम ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी को कैसे कर सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि पैसा यूज किया जा रहा है। तो वहां पे हम कैसे मान सकते हैं द वोट्स आर नॉट मैनिपुलेटेड, नॉट रिग्ड, नॉट इन्फ्लुएंस्ड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है फाइनेंसिंग इन इलेक्शंस, जिसको लेकर भी बहुत सारे रिफॉर्म्स आए भी हैं, एंड बट दे आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। नाउ मूव टू द थर्ड वन, कम्युनलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत ही इंडियन इलेक्शंस के रूट्स में बिलोंग करते हैं, और वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू रिमूव दिस फैक्टर्स, क्योंकि इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। वी ऑलरेडी नो इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। अब हम बोल दिए भारत एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन जो कम्युनलिस्ट आइडिया के, जो कम्युनलिस्ट आइडिया के एंड जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, उनके बीच में क्लैश होता है। तो क्लैश किसके बीच में होता है? जो सेकुलर आइडिया के हैं उनके बीच में क्लैश होता है, और कम्युनलिस्ट एज वेल एज जो रिलीजियन फंडामेंटलिस्ट लोग हैं। अब ये क्लैश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्शंस में। आपने देखा होगा यूपी के इलेक्शंस हो या बिहार के इलेक्शंस हो, वहां पे धर्म को लेकर वोट मांगना, धर्म वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इन वर्ग के लोगों के लिए महीने कितने मासिक वो तनख्वाह बना देंगे। जैसे भी दिल्ली की इलेक्शंस देखे होंगे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोल दिया कि पर्टिकुलर रिलीजन के जो लोग हैं उनको अगर मेरी सरकार आती है तो हम उनको इतने महीने की
पर मंथ सैलरी देंगे। तो इट मीन्स ट्राई टू इन्फ्लुएंस द पर्टिकुलर रिलीजन। और इस सेकुलर में आप धर्म को लेकर वोट नहीं मांग सकते, जाति को लेकर नहीं मांग सकते, क्योंकि इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। तो उनके बीच में हमेशा क्लैश होता है एंड दे ट्राई टू पॉइंट आउट एंड ट्राई टू चेंज द मॉडल ऑफ रियल डेमोक्रेसी, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क उठता है द ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अगेन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। नाउ नेक्स्ट मूव टू द इंपॉर्टेंट वन, फोर्थ, कास्टिज्म। दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि इसके बिना तो आज के डेट में इलेक्शंस लड़े ही नहीं जाते हैं जाति को लेकर। और बहुत सारे स्टेट्स, खासकर हमारे बिहार हो, यूपी हो और नॉर्थ बेल्ट हो, जहां पे जाति को लेकर वोट मांगना, जाति को लेकर वोट को इन्फ्लुएंस करना बड़ा मायने रखता है। फिर लोग देखते ही नहीं है कि उनका क्या एजेंडा है, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है, वो किस तरीके से गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, बस ये सोच के कि हमारी जाति का हम वहाँ पे वोट देते हैं। तो इट मीन्स दैट जो लोग जो होते हैं वो दे डोंट कास्ट देयर वोट, पर्टिकुलरली दे कास्ट देयर वोट। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो अपने कास्ट को देखकर वोट देते हैं, ना कि वो वोट देने कास्ट करते हैं। तो इट इज मीन्स दैट कि जातिवाद, कास्टिज्म इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फोर्स इन द इलेक्शंस एंड वी नीड सम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स रिगार्डिंग दिस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के, और हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, पर्टिकुलर स्पेसिफिकली बिहार को लेकर, यूपी को लेकर। हम पर्टिकुलर देख लेते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है अपने गवर्नेंस को लेकर, हमारे आने वाले एजेंडा को लेकर, अपने एम्पावरमेंट को लेकर, हमें बस चाहिए कि हमारा जाति का लोग वहाँ पे पहुँचे। द कास्ट सेंसस, द कास्ट सर्वे इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल यूज इन द अपकमिंग इलेक्शंस। वो भी देख लिए कि अच्छा इतने वर्ग, इतने परसेंटेज है इस जाति का, तो हम उन्हीं को टिकट देंगे, उन्हीं को इन्फ्लुएंस करेंगे कि हमको उतना 2% वोट जाति वाले लोग से क्या मतलब, उनको तो कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन टू अंडरस्टैंड। Okay, now next move to fifth one. Misuse of government machinery. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थोड़ा सा अगर हम डिस्कशन को बढ़ाएं, इंदिरा गांधी अनूप राजनारायण सिंह वर्सेस इंदिरा गांधी केस आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में। उनको हाई कोर्ट ने क्यों बैन कर दिया था फॉर द 6 ईयर इलेक्शंस? वहां माना जाता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये माना था, दे यूज द गवर्नमेंट मशीनरी टू मैनिपुलेट एंड टू रिग द इलेक्शंस। तो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी यूज किया व्हेन द इलेक्शंस पीरियड गोइंग ऑन, और वहां पे वो केस हारी थी। लेकिन आज के डेट में व्हेन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट implemented, आप यू कैन नॉट यूज द गवर्नमेंट मशीनरी, क्योंकि आप पावर में क्यों ना हो, अगर आप पावर में तो आप गवर्नमेंट मशीनरी यूज नहीं कर सकते क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। लेकिन माना जाता है कि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट मशीनरी यूज किया जा रहा है, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर टू चेंज, टू मैनिपुलेट द इलेक्शंस। तो जो पावर में पार्टीज नहीं है वो तो मानेगी कि वहां पे उनके लिए एक हेल्दी प्लेइंग फील्ड नहीं है, एक बैलेंस प्लेइंग फील्ड नहीं है, जिसके कारण जो पावर में दे यूज गवर्नमेंट मशीनरी अब ज़्यादा क्लेम नहीं कर पा रहे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए, ऐसे कुछ नियम होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद नॉट फ्रॉम 0 to 100 कहीं से भी कुछ भी गवर्नमेंट मशीनरी यूज ना हो। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर वेयर वी नीड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, लो वोट पार्टिसिपेशन। अगर हम 2024 की बात करें, इन 2024 अराउंड 63% ओनली वोटिंग जो हुआ था।
इट मीन्स दैट कि कितने हम एक्साइटेड रहते हैं रिगार्डिंग व्हेन द इलेक्शंस प्रोसेस गोइंग ऑन, क्योंकि हम इस दिन को, जब आपके एरिया में, आपके कंस्टिट्यूएंसी में वोटिंग डे रहता है, आप उस दिन को हम मानते कि चलो आज एक दिन छुट्टी ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल गया, आज अपने पुराने जो बैक ड्यूज वर्क हैं, वो पुराने जो ड्यू वर्क हैं उनको पूरा कर लेते हैं। एंड वी कैन नॉट थिंक कि ये एक वोट हमारा क्या आने वाले समय, हमारे फ्यूचर, हमारी कंट्री को क्या चेंज कर सकता है। तो ये जो हमारा एक मेंटेलिटी बना है, वेयर वी नीड सम इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि राइट टू वोट फंडामेंटल राइट्स में भी नहीं बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर बात नहीं करी, एक हमारा एक लीगल राइट्स है। लेकिन अगर इसको हम एक स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करें तो दैट कैन बी चेंज। जो ये टर्न आउट है, ये चेंज होके हो सकता है 98% हो, एंड दिस 98% जिस दिन होगा उस दिन हम मानेंगे आवर डेमोक्रेसी इज मैच्योर एंड द रियल वन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत ऐसे डायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां ने राइट टू वोट को एक लीगली वो मान दिया है कि आपको वोट देना होगा इन एनी कंडीशन, एनी सिचुएशन। उसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लाए कि आपको इनकम टैक्स में कुछ छूट मिलेगा, या आपको आने वाले समय में स्कीम्स में उसके फायदे मिलेंगे व्हेन यू शो दैट यू आर द पर्सन जहां पे आपने वोट को कास्ट किया है। भारत में भी आधार बेस्ड इसको लिंक करने की बात चल रही है। दे वांट टू सम चेंजेस इन आईटी पॉलिसी ऑल्सो, कि ठीक है कोई वहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा, स्कीम्स में बेनिफिट दिया जाएगा। तो दिस ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल वेयर वी नीड रिफॉर्म्स, क्योंकि जब तक हम वोट देंगे ही नहीं, when we not understand the power of vote, तो हम कैसे समझेंगे कि आने वाले समय में हमारा गवर्नेंस सही हो। हम अकाउंटेबिलिटी की बात है, आप घर में बैठकर किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं कि ठीक है वोटिंग, हमने वोट नहीं दिया और हम बोलेंगे गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है, गवर्नेंस सही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं। फॉर दैट रीजन वी हैव सम लीगल प्रोसीजर रिगार्डिंग दिस पार्टिसिपेशन, जिसको हम इंक्रीज करना है आने वाले समय में। तो फॉर दैट रीजन ऑल्सो वी नीड सम रिफॉर्म्स। तो ये सब रिफॉर्म्स, ये नीड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, सम कमिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। सम कमिटी एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स regarding reforms, जैसे when way you write answer, एक कमिटी आपको याद होने चाहिए, एंड ट्राई टू पुट दिस कमिटी जजमेंट्स व्हेन यू राइट। जैसे क्रिमिनलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, देन यू राइट वहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट का लिली थॉमस केस, तो एग्जाम्पल करके आप लिखिएगा। इट मीन्स दैट यू आर अंडरस्टैंड कि हाँ ये पॉइंट कहाँ से आया और हम किस लिए ये बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप बहुत अच्छे से चीज़ को समझे हुए हैं, एंड दिस विल हेल्प यू टू गेट मोर मार्क्स कंपेयर टू अदर जो उन्होंने नहीं लिखा है। तो फॉर दैट रीजन, तो कुछ हम अगर कमिटीज की बात करें, कुछ कमिटीज की हम बात करें, तो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन। दिनेश गोस्वामी कमिटी ऑन द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन 1990। एक दिनेश गोस्वामी कमेटी आया था 1990 में, जहां ने उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की थी, और दे रिकमेंडेड सम रिफॉर्म्स रिगार्डिंग इलेक्टोरल प्रोसेस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, द दिनेश गोस्वामी कमेटी। नेक्स्ट कमेटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, द बोरा कमेटी ऑन द क्राइम पॉलिटिक्स नेक्सस। We already discussed the criminalization of politics and politicization of criminals. उन्होंने बोरा कमेटी में कुछ रिकमेंड किया था रिगार्डिंग कि आने वाले समय में इस चीज़ को कैसे डेमोक्रेसी से, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इलेक्शन से दूर किया जाए। तो इनके रिकमेंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी माना, एंड दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट एंड रिफॉर्म इन देयर इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ये सब कमेटी हमेशा आपको याद रखना। दिस वन इज ऑल्सो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ऑन द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। ये भी बहुत कमिटी इंपॉर्टेंट है टू कर्व द मनी पावर। इलेक्शंस में हमने डिस्कस किया कि मनी पावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द मसल पावर, तो उसके लिए ये कमिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट द मनी पावर, तो उसके लिए ये कमिटी। तो ये मनी पावर को कर्व करने के लिए उन्होंने बोला कि स्टेट फंडिंग कमिटी, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होना चाहिए इन द 1998।
सम आल्सो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स एक बार वो डिस्कस करते हैं हम लोग। दिस वन द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड एआरसी, द सेकेंड एआरसी रिपोर्ट ऑन इथिक्स। इथिक्स एंड मोरालिटी की हम बात की थे, गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो वो कहाँ से आया, वो सेकेंड एआरसी रिपोर्ट से आया एंड हेडेड बाय बीरप्पा मोली। तो व्हेन यू राइट ऑन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमिटी रिकमेंडेड, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये इसके बिना आप कुछ भी लिखेंगे, योर आंसर विल बी नॉट गेट मोर देन एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स से ऊपर निकलने के लिए कमिटी होने चाहिए, जजमेंट होने चाहिए, आर्टिकल्स होने लिखी होने चाहिए इन द पॉलिटी एंड गवर्नेंस क्वेश्चन। दिस आर द आल्सो इंपॉर्टेंट वन, द केसेस एक बार डिस्कस करते हैं। द यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर भाई, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 केस, डिस्क्लोज ऑल देयर एसेट्स, लाइबिलिटीज, क्रिमिनल कन्विक्शन इटीसी। इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से हमें क्या समझ में आया, वी वांट टू कर्व, वी वांट टू चेंज द सिनारियो ऑफ द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। आपको जब आप नॉमिनेशन पेपर भरेंगे, व्हेन यू सबमिट योर नॉमिनेशन पेपर, आपको अपने एसेट्स के बारे में, अपने कन्विक्शंस के बारे में, अपने लाइबिलिटीज के बारे में बताना होगा। उस रिपोर्ट के हिसाब से व्हेन यू अंडरस्टैंड, जो वोटर्स होंगे आपके बारे में समझेंगे, देन विल ही डिसाइड कि हमें वोट करना है कि नहीं करना। फॉर दैट रीजन ये बड़ा लैंडमार्क जजमेंट था टू कर्व द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ऐसी लिली थॉमस केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 2013 केस, डिस्क्वालिफिकेशन एंड टेक्स प्लेस विद द इमीडिएट इफेक्ट। ये भी देखा गया था कि अगर आप पे कोई कन्विक्शन फाइनल हो जाता तो आप ये आगे बढ़ते हैं, ये केस लड़ते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखेंगे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव पे जिस दिन चारा घोटाला केस फाइनल हो गया, उनके ऊपर जजमेंट आ गया, एक उन तरीके से उनके ऊपर वो हो गया कि नहीं, ही इज द मेन वन जिनके कारण ये जो स्कैम हुआ था, फॉर्डर स्कैम, इन्हीं के कारण हुआ, और द मेन कल्प्रिट। तो इसके कारण उन्होंने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था, तुरंत डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, जो एक तरीके से जो नेक्सस था, क्राइम नेक्सस पॉलिटिक्स में, उसको खत्म करने के लिए। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे हम नोटा की बात किए थे। इस केस से वी गॉट नोटा, वहां पे बात किया गया था राइट टू नेगेटिव वोट, राइट टू नेगेटिव वोट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। ये नोटा कहां से आया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से आया, जहां पे हम राइट टू नेगेटिव वोट की बात की गए थे। सुप्रीम कोर्ट हैव गिवन द स्ट्रॉन्ग लैंडमार्क जजमेंट। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को वो क्या कि आने वाले समय में देयर इज द ऑप्शन ऑफ नन ऑफ द एबव ऑप्शन। ऐसा अगर हम वोट देने जाए, हमको अगर पसंद नहीं है कोई कैंडिडेट, तो ऐसा भी तो ऑप्शन होना चाहिए कि हम वोट ना दें। इसके लिए नन ऑफ द एबव ऑप्शंस डाला गया। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट जजमेंट रिगार्डिंग दिस। नाउ मूव टू some important electoral reforms, and these electoral reforms are the key changes shaping for democracy। ये कुछ इंपॉर्टेंट वन है जो हम अभी डिस्कस करते हैं। जैसे पहला इंपॉर्टेंट वन है लोअर डाउन या लोअरिंग द वोटिंग एज। हमें पता था आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा वोटिंग एज था वो कितना था, 21। आफ्टर द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वी पुट डाउन द वोटिंग एज to 18. It means we try to include our youth in the voting pattern and change the future shape of democracy। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म माना जाता है इलेक्टोरल प्रोसेस में। एंड दिस कम्स हाउ, आफ्टर द 61 अमेंडमेंट एक्ट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा अगर रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, बूथ कैप्चर की बात करते हैं। बिहार में बूथ कैप्चरिंग इज वन ऑफ द इन द इलेक्टोरल सिनारियो या इलेक्टोरल प्रोसेस में बड़ा कॉमन था बूथ कैप्चरिंग। इसको लेकर एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म लाया गया कि दे इलेक्शन विल बी एडजर्न फ्रॉम एवरी
सिनारियो कि अगर ये बूथ कैप्चरिंग होता है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन जो बूथ कैप्चरिंग के बारे में किया जाता है। A provision was made for the adjournment of the polls or countermanding of elections in the case of booth capturing. So this is also one of the important reforms in the integrity and transparency of free and fair elections. तो बूथ कैप्चरिंग हो जा रहा है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, इट मीन्स दैट कि हमारे लॉज में हमारे रिफॉर्म कुछ फ्लॉज हैं, तो उस फ्लॉज को कैसे रिमूव किया गया? थ्रू दिस रिफॉर्म, जिसे बोला जाता है बूथ कैप्चरिंग। व्हेन वी टॉक स्पेसिफिकली बिहार, यूपी, यहाँ पे बड़ा ये कॉमन प्रॉब्लम था। इलेक्शंस है तो यहाँ पर्टिकुलर पे जहाँ पे मसल पावर, मनी पावर यूज होगा वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग तो कॉमन है। इन द 1990 फेज तो टू इम्पॉर्टेंट एरिया, जैसे कुछ एरियाज थे सिवान हो, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज थे जहाँ नक्सलाइट एरियाज थे, वहाँ पे बड़ा ये कॉमन प्रॉब्लम चलता था, उसको लेकर एक नया रिफॉर्म्स लाया गया। अदर रिफॉर्म्स आर रिस्ट्रिक्शन टू द टू कंस्टिट्यूंसी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी पे आप इलेक्शंस लड़ सकते थे। इट मीन्स दैट कि आने वाले समय में आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ देते थे। इसका मतलब ये हुआ कि आप पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी को वैल्यू नहीं दे रहे, उतना उसके लिए गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी को लेकर बात नहीं कर रहे, तो इसको लेकर भी कर्व किया गया एंड मेक टू कॉन्स्टिट्यूंसी। और आने वाले समय में ये हो सकता है कि वन पर्सन वन कॉन्स्टिट्यूंसी, इसकी भी डिस्कशन चल रही है। सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आने वाले समय में वन पर्सन वन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जा रही है। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, जैसे टैक्स को लेकर हुआ, जीएसटी जो पास हुआ, वैसे ही वन पर्सन वन कॉन्स्टिट्यूंसी। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो आपको याद होना चाहिए, जो आपको अपने आंसर्स में लिखने हैं। नेक्स्ट, some other reforms, नोटा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट था इन 2013, यहाँ पे राइट टू एब्सटेन या राइट टू नेगेटिव वोट की बात की गई। अदर रिफॉर्म्स में रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्जिट पोल, ये सब बेसिक्स हैं जो आपको पते होने चाहिए, वो जो हमने डिस्कस किया। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, इंक्रीज इन द सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये इसलिए लाया गया कि टू रिमूव, टू स्टॉप द अनसीरियस कैंडिडेट, जो सीरियस कैंडिडेट, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स नहीं थे, उनको रिमूव करने के लिए, उनको स्टॉप करने के लिए हमने डिपॉजिट बढ़ा दिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो सीरियस कैंडिडेट्स नहीं है वो क्यों इलेक्शंस में आ रहे हैं। उनको लग रहा था कि यार पैसा 100-200 रुपया देना है, लड़ लेते हैं, विधायकी का इलेक्शन, सांसदी का इलेक्शन। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट वेयर रिफॉर्म्स आर टेकन प्लेस। तो दिस इज वन द इम्पॉर्टेंट। कैप एक इलेक्टोरल बॉन्ड है, लेकिन हमने डिस्कस किया था स्टक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट, वो भी एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स में ही देखा जाता था। इलेक्टोरल बॉन्ड, इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड एमपीज एंड एमएलएज इन द इमीडिएट इफेक्ट, वो हमने लिली थॉमस केस से पढ़ा। तो दीज ऑल आर रिफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल रिफॉर्म्स विल बी given in the hand written notes. When you read the hand written notes, आपको समझ में आ जाएगा ये रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। when you write on the upside, क्योंकि पहले वो 2 पॉइंट लगेंगे कि आपने आने वाले आंसर्स बहुत अच्छे से लिखे हैं। Now next one, रिफॉर्म्स रिकमेंडेड बाय इलेक्शंस कमीशन, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो इलेक्शंस कमीशन ने क्या क्या रिकमेंड किया। तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड राइट सम सजेशंस, आप सजेशंस में ये यूज कर सकते हैं, एंड सब रिफॉर्म्स सजेस्टेड बाय इलेक्शन कमीशन। तो मैंने अभी डिस्कस किया था वन पर्सन वन कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन आल्सो इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कह सकते हैं हम। जैसे लाइफ टाइम बैन फॉर द पर्सन वुड चैंपियन द कॉज ऑफ डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अगर हम डिक्रिमिनलाइजेशन करने की बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स को, तो हमें लाइफ टाइम बैन करना होगा। तो ये सब रिकमेंडेशन किसके द्वारा दिया गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। रूल्स मेकिंग प्रोसेस, हमें पता है कि रूल्स मेकिंग प्रोसेस अथॉरिटी रिगार्डिंग आरपीए 1950 एंड आरपीए 1951, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है, 1951 है, उसका रूल्स बनाने का पावर किसे? पार्लियामेंट को है। वो चाहती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे पास आए, जिससे हम बहुत इजीली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर सके एंड वी बिल्ड द इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। स्टेट फंडिंग को लेकर हम स्टेट फंडिंग होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज का, ना कि कॉर्पोरेट फंडिंग, ना कि इंडिविजुअल फंडिंग। तो दिस ऑल आर द रिकमेंडेशन बाय इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को इन्होंने से रिकमेंड किया कि ये सब रिकमेंडेशन होने चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए आने वाले समय में। नाउ लास्ट, द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। अब हम इतना बात कर रहे हैं रिफॉर्म्स को, इलेक्शंस को लेकर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेकर, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो दिस आर द बेसिक पॉइंट्स यू हैव टू राइट ऑन द फ्लो चार्ट। क्या बहुत जल्दी में लिखें और अपने बातों को वहाँ पे पहुँचा भी दें, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगे। लेकिन दिस पॉइंट्स आर ऑलवेज इन योर आंसर व्हेन यू राइट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्वेश्चंस। प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, सच्चाई है कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी की तो प्रमोशन होगा, बढ़ेगा, इन्हांस्ड होगा। इंक्रीजिंग वोटर पार्टिसिपेशन, ये भी सब हमने डिस्कशन में देखा था। प्रिजर्विंग सेंसिटी ऑफ इलेक्शंस, अगर हम इंटीग्रिटी, सेंसिटी ऑफ इलेक्शंस की बात करते हैं, वो कैसे अचीव होगा आफ्टर द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल प्रोसेस। टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे एआई की इंक्लूड की बात होती है कि एआई इन इलेक्शंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल एंड सिग्निफिकेंट रोल इन अपकमिंग ईयर्स। एंड लास्ट, स्ट्रेंथन आवर vibrant democracy. So these also are the important significance of electoral process. Last, जब हम electoral reforms की बात करते हैं, it means in conclusion, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हम जब बात करते हैं, इट मीन्स इन द कंक्लूजन कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल। और जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वहाँ पे इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इलेक्शन का रोल क्या है? इलेक्शन इज द लेजिटिमाइज प्रोसेस विच गिव द पावर, कि हम रूल कर सकते हैं। हम रूल कैसे करेंगे? हम एक लेजिटिमाइज पावर देती है कि इलेक्शंस, कि हम यहाँ पे रूल कर सकते हैं, हम गवर्नेंस चलाएंगे, अकाउंटेबिलिटी हमारा रहेगा। तो डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि सिटीजन के पास पावर होना चाहिए, एंड वेयर इलेक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। And these reforms have an approach and a step and a roadmap to strengthen our democracy. तो जहाँ पे हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए, हमें वहाँ पे इलेक्शंस चाहिए, हमें में सिटीजन का क्या रोल है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिगार्डिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। व्हेन यू कंक्लूड, आपको हैंड रिटन में भी कंक्लूजन मिलेगा, इंट्रोडक्शन पार्ट मिलेगा, तो वो भी पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर क्या क्या चीज होने वाले हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द फ्रीवीज, क्योंकि फ्रीवीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है। दिल्ली में इलेक्शंस चल रहे हैं, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रीवीज, हाउ इट इज डिफरेंस फ्रॉम फेयर स्कीम्स। तो ये सब टॉपिक हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना। कवर ऑल एरियाज regarding electoral reforms. What is electoral reforms? Introduction of the electoral reforms, need of the electoral reforms, some electoral reforms, committee judgments, and significance. We discuss every area of electoral reforms. तो आप कोई भी क्वेश्चंस आएंगे regarding electoral reforms आप लिख सकते हैं। Till then, study smartly.